हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विष के निदान के बारे में पढ़ेंगे। विष जो होता है ना, पंचभौतिक होता है। हालांकि हम जानते हैं पृथ्वी पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पंचभौतिक नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन पंच धातुओं से पृथ्वी पे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक उसी तरह से बताया गया है कि विष भी पंचभौतिक होता है। इसकी उत्पत्ति जल से मानी गई है। वीर्य में वह अग्नि के सदृश से तीव्र होता है। मतलब विष के बारे में बताया कि जो विष होता है ना, वो पंचभौतिक होता है। इसकी उत्पत्ति जल से मानी गई है। मतलब विष की जो उत्पत्ति है वो जल से मानी गई, और विष का जो वीर्य होता है ना, वो अग्नि के समान तीव्र होता है। अब हम विषाक्तता का निदान के बारे में पढ़ेंगे कि डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन, मतलब पॉइजन की डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। विषाक्तता का निदान न केवल चिकित्सा प्रत्युत वैधानिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। मतलब कि जो विषाक्तता के निदान के बारे में बताया गया है कि जो अगर हम डायग्नोसिस करते हैं कि जो पॉइजन का अगर हम डायग्नोसिस करते हैं, तो ये केवल निदान की दृष्टि से ही नहीं बल्कि चिकित्सा की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि बताया गया है कि जितना जल्दी यह पता लग जाए कि रोगी को कौन सा विष कितनी मात्रा में और किस माध्यम में दिया गया है, कौन सा विष दिया गया है, कितनी मात्रा में दिया है, किस माध्यम से दिया गया है, इसका पता जितना जल्दी चल जाता है उतना ही ज़्यादा चिकित्सा करने में लाभदायक होता है। उतनी ही जल्दी इसकी विधिवत चिकित्सा आरंभ की जा सकती है। अर्थात मैंने बताया है कि अगर कोई पेशेंट है, अगर उसने विष खा लिया है, ठीक है, या फिर उसको किसी ने उसके मारने के उद्देश्य से उसको विष दे दिया है, ठीक है, तो ये केवल निदान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है बल्कि चिकित्सा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसके पता चल जाता है कि विष का माध्यम क्या है, कौन सा विष है, तो चिकित्सा के लिए वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। रोगी के प्राण बचाना चिकित्सा का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। साथ ही यह पता लगाना कि आवश्यक है कि रोगी ने विष स्वयं आत्महत्या या आकस्मिक रूप से धोखे से ग्रहण किया है। रोगी के प्राण बचाना चिकित्सक का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। साथ ही यह पता लगाना भी आवश्यक है कि रोगी ने विष स्वयं आत्महत्या की दृष्टि से लिया है या आकस्मिक रूप से उसे धोखे से ग्रहण करने के लिए किया गया है, या किसी ने उसके आत्महत्या करने के लिए उसे खिला पिला दिया। मतलब ये बताया गया है कि जो रोगी है, सबसे पहले जो चिकित्सक होता है उसका तो ये प्रथम कर्तव्य होता है किसी भी रोगी की प्राण की रक्षा करना, ठीक है। और जो मतलब सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो विष है जिस रोगी ने लिया है उसने अपने आप स्वयं लिया है, मतलब अपने आप को आत्महत्या की दृष्टि से उसने विष खाया है, या फिर किसी ने धोखा दिया है, आकस्मिक रूप से धोखा ग्रहण कर लिया है, या फिर उसने जाने अनजाने में ही विष का सेवन कर लिया है, या फिर किसी ने उसको मारने के लिए उसे किसी चीज़ में मिला करके विष दिया है। इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉक्टर को कि हाँ, किसके द्वारा उसको विष दिया गया है, उसने स्वयं लिया है या फिर किसी और ने दिया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्महत्या करना और हत्या दोनों ही कानून की दृष्टि से अपराध माना गया है। इसलिए ऐसे मामलों में रोगी के संबंधी, सेवा करने वाला तथा हितैषी सभी घबराए हुए होते हैं, आकस्मिक और सतर्क प्रतीत होते हैं। मतलब अगर किसी ने आत्महत्या की दृष्टि से विष का पान किया है या फिर किसी को हत्या करने की दृष्टि से उसे किसी ने दिया है, तो ये दोनों ही अपराध होता है। ऐसे अगर विष के कोई भी केस आता है तो सभी लोग घबराए रहते हैं, चाहे घर के लोग हों या फिर उसके मतलब रिश्तेदार हों, सभी लोग घबराए हुए रहते हैं कि क्या होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपराध है कानून की दृष्टि से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीवितावस्था में विषाक्तता का निदान। विषाक्तता व्यक्तित्व भी हो सकता है और सामूहिक भी। सामूहिक विषाक्तता में एक ही प्रकार के शराब, औषधि, भोजन, पेय आदि लेने वाले में प्रायः एक ही प्रकार के लक्षण उत्पन्न देखे जाते हैं। मतलब कि जो सामूहिक विषाक्तता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग अगर शराब पीने की वजह से और या फिर औषध लेने की वजह से या फिर भोजन लेने की वजह से या फिर पेय पदार्थ पीने की वजह से अगर बहुत ज़्यादा लोग की मृत्यु होती है तो उसे हम लोग सामूहिक विषाक्तता बोलते हैं। इस तरह से बताया गया कि जो सामूहिक विषाक्तता है, जैसे कि बहुत सारे लोग शराब पीने की वजह से, जैसे कि एथेनॉल की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो लोगों में बहुत ज़्यादा मात्रा होने पे लोग की मृत्यु भी हो जाती है, लोग अंधे हो जाते हैं। तो वही बताया गया है कि अगर शराब पीने की वजह से किसी में विष का प्रभाव होता है, ठीक है, तो अगर बहुत सारे लोग हैं तो उन सभी लोगों में एक ही लक्षण आते हैं। मतलब कि समान प्रकार के विष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उन सभी में जो होता है ना, समान लक्षण आते हैं। अब हम उग्र विषाक्तता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एक्यूट पॉइजनिंग क्या होती है। विषाक्तता उग्र, जटिल तथा जीर्ण अथवा
चिरकालिक भी हो सकती है। मतलब विषाक्तता जो होता है ना, एक्यूट पॉइजनिंग भी हो सकती है और क्रोनिक पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसमें बताया गया कि विषाक्तता उग्र एवं जटिल भी हो सकती है तथा जीर्ण तथा चिरकालिक भी हो सकती है। उग्र विषाक्तता में विषाक्त द्रव को ग्रहण करने के तत्काल या थोड़ी देर बाद ही लक्षण आकस्मिक रूप में एक ही बार में प्रकट होते हैं और देखते ही देखते जटिल रूप धारण कर लेते हैं, जिनकी परिणति शीघ्र ही मृत्यु या फिर स्वास्थ्य में क्रमशः सुधार की ओर होती है। मतलब ये बताया कि उग्र विषाक्तता हम किसे कहते हैं। उग्र विषाक्तता में क्या होता है कि जैसे ही कोई मतलब द्रव्य को ग्रहण करता है, मतलब विष का पान कर लेता है, तो उसकी थोड़ी ही देर में लक्षण उसके दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और देखते ही देखते जो होता है ना, उसका जो हालत होती है ना बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है और धीरे धीरे कुछ केस में क्या होता है कि शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है, या फिर अगर हम लोग स्वास्थ्य के लिए उसे अगर उसकी चिकित्सा कराने के लिए हम लोग ले जाते हैं तो धीरे धीरे उसमें सुधार भी आ जाता है। अब हम विषाक्तता के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी ने विष पान कर लिया है तो उसमें जो लक्षण दिखेंगे वो कौन कौन से लक्षण दिखेंगे। जैसे कि हमने बताया कि जो उग्र विषाक्तता होती है, जैसे उग्र विषाक्तता में क्या होता है कि जैसे इंसान विष का पान किया है, ठीक है, उसके तुरंत बाद ही जो होता है ना उसमें लक्षण दिखने लगे। तो कौन कौन से लक्षण जो होता है ना मनुष्य में दिखेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ उसने विष का पान कर लिया है और ये उसके लक्षण दिख रहे हैं। तो अब हम विषाक्तता के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ना है कि जनरली कौन कौन से लक्षण जो होता है ना विष पान करने से दिखाई देते हैं। जांगम विष के सामान्य लक्षण, मतलब अगर किसी ने जांगम विष का सेवन कर लिया है, ठीक है, तो उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। निद्राम तंद्रा आचार्य चरक के मतानुसार ये श्लोक बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि विषाक्तता के जो सामान्य लक्षण वे कौन कौन से होते हैं। निद्राम तंद्रा क्लमम दाहम संपाकम लोमहर्षणम सोफाम चैव अतिसारम च जनेजगम विषम जंगम विषम। मतलब निद्रा तंद्रा कल्म दाह पाक लोमहर्ष सोफ अतिसार ये सब जो होता है ना जांगम विष के सेवन से जो होता है ना, जांगम विष के सेवन के सामान्य लक्षण होते हैं। जांगम विष के सेवन से जो होता है ना तुरंत उसके जो सामान्य लक्षण होते हैं, मतलब अगर किसी कोई जांगम विष का सेवन कर लेता है तो उससे क्या क्या लक्षण दिखते हैं हमने ये देख लिया। अब हम स्थावर विष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी ने गलती से या फिर जानबूझ करके स्थावर विष का सेवन कर लिया है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे। इसमें एक श्लोक है, स्थावरम तु ज्वरम हिक्काम दंत हर्ष गल ग्रहम फेन ब्रह्म्य रुचि श्वास मूर्छाश्च जनयेदिष्वम। तब स्थावरम तु ज्वरम हिक्काम दंतहर्ष गलग्रहम फेन वम रे रुचि श्वास मूर्छायश्च जनेद विषम। मतलब कि सामान्य लक्षण में जैसे कि अगर किसी ने स्थावर का सेवन कर लिया है तो उसमें उसको ज्वर हो जाएगा, हिक्का आने लगेगी, दंत हर्ष की प्रॉब्लम हो जाएगी, गल ग्रह होगा, मुख से उसके फेन निकलने लगता है, वमन करने लगता है, अरुचि उसमें उत्पन्न हो जाती है, श्वास और मूर्छा। मतलब स्थावर विष के सेवन से जो होता है ना ये जो 9 लक्षण है वो उत्पन्न होते हैं। अब हम इसका मॉडर्न में थोड़ा सा जनरल सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग एज पर मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। जनरल सिम्टम मतलब जनरली जो होता है ना विष के पॉइजन अगर किसी ने ले लिया है तो उसमें वोमिटिंग, डायरिया, कलवंजन, फेंटिंग, एंजाइटी, डेलेरियम, रेस्टलेसनेस जो होता है ना दिखाई देती है। हमने उग्र विषाक्तता के बारे में आपको बता दिया है कि जैसे उग्र विषाक्तता क्या होती है कि अगर हम तुरंत विष का सेवन करते हैं और तुरंत उसके लक्षण आने लगते हैं तो उसे हम लोग उग्र विषाक्तता कहते हैं। अब हम चिरकालिक विषाक्तता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्रोनिक पॉइजनिंग किसे कहते हैं। आयुर्वेद में इसी को दूसरी विष की संज्ञा दी गई है। मतलब चिरकालिक विषाक्तता को आयुर्वेद में दूसरी विष की संज्ञा दी गई है। दूसरी विष के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और जल्दी वो वीडियो आने वाला है। अल्पवीर्य होने के कारण यह तत्काल नहीं मरता है। मतलब यह है कि चिरकालिक जो विषाक्तता होती है ना, कुछ विष ऐसे होते हैं जो उनके जो वीर्य होते हैं ना अल्पवीर्य वाले होते हैं, वो तो इंसान उसे खाता है तो तुरंत नहीं मरता है या फिर तुरंत उसके लक्षण नहीं दिखते हैं। कफावृत होने के कारण संबंधित शरीर में वर्षों पड़ा रहता है। मतलब कफावृत होने के कारण ऐसे जो विष होते हैं ना शरीर में वर्षों तक पड़े रहते हैं। इसी दूसरी विष से पीड़ित मनुष्य अतिसारी प्रवृत्ति का नाना वर्णों के मलों से युक्त दूषित रक्त वाला प्यास, अरुचि, मूर्छा, वमन, आवाज़ और पेट की विकारों से ग्रस्त रहता है। मतलब कि जिस मनुष्य में इस प्रकार का विष होता है ना वो
मतलब उसमें अतिसारी प्रवृत्ति का हो जाता है। वो नाना वर्ण के मतलब उनके उसके जो मर्ण होते हैं ना वो भिन्न भिन्न वर्ण के होते हैं। दूसरी उसका रक्त दूषित हो जाता है, प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, अरुचि रहती है, मूर्छा रहता है, मूर्छित हो जाता है, कभी कभी वमन होता रहता है, आवाज़ और पेट की विकारों से हमेशा वो ग्रस्त रहता है। मतलब कि दूसरी विष जो होता है ना अल्पवीर्य होने के कारण जब इंसान उसका गलती से सेवन करता है तो उसके शरीर में पड़े रहते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वो जो होता है ना मनुष्य जो होता है ना इन सब लक्षणों से युक्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो चिरकालिक विषाक्तता मतलब क्रोनिक पॉइजनिंग होती है मॉडर्न में जो होता है ना उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं। जैसे कि अगर कोई मनुष्य है वो क्रोनिक पॉइजनिंग मतलब धीरे धीरे वो किसी विष का ऐसे विष का सेवन करता है जो अल्पवीर्य वाले हैं, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे। सेंस ऑफ इल बीइंग, फीलिंग ऑफ सिकनेस, रेस्टलेसनेस, वीकनेस, लॉस ऑफ वेट, ये सब जो होता है ना उसमें लक्षण दिखेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।